हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके फिक्स प्रश्न मैं आपको 5 कराऊंगा। 2 नंबर में फिक्स है, कभी कभी 2 या 3-4 नंबर में भी आ जाता है। ये प्रश्न मैं फिक्स लेके आया हूँ, जो कि आपको हर साल आते हैं क्वेश्चन। फिक्स क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने एक सीरीज चलाई जिसमें आपको फिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि 100% आते हैं। वो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वही 5 प्रश्न करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या है। राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। देखिए व्यंजक तो 2-3 बार ही आया है, लेकिन राउल्ट का नियम तो हर साल आता है। तो अगर व्यंजक पूछेगा तो आपका ये पूरे 4 नंबर का प्रश्न आपका बन जाएगा। 4 मार्क्स का अगर प्रश्न ये आपका बन जाएगा अगर व्यंजक इसमें पूछता है, ठीक है। नहीं तो राउल्ट का नियम तो सीधा ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो राउल्ट का नियम होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन की डेफिनेशन बनाई है, इसको आप 4 लाइन की डेफिनेशन कैसे बनाओगे ये सीखिए पहले। देखिए बड़ा कैसे कर सकते हो। तो देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक कंवन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। देखिए ये मैंने एक लाइन लिख दी है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है बस ये लिख दिया मैंने। इसको बड़ा कैसे करेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक कंवन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। या बड़ी डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि विलयन में ही तो विलय उपस्थित होगा। तो ये मैंने लिख दिया, वाष्प दाब में अपेक्षिक कंवन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ये डायरेक्ट लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है। ये किसके बराबर होता है, ये विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के एक्स विलेय के बराबर होता है। जहां करके आप लीजिए पी नॉट क्या है आपका, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब। जहां करके आप लिख सकते हैं एक्स क्या है आपका विलेय का मोल प्रवाह, ठीक है। अब इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, तो इसका व्यंजक का हम हेडिंग डाल रहे हैं व्यंजक। तो देखिए व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, आप जानते हो फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स विलेय। एक्स विलेय को आप कैसे लिख सकते हो, एन वन बटे एन वन प्लस ये एन ए कर लो चाहे तो। विलेय के लिए हम एन ए लगाते हैं और विलायक के लिए क्या लगाते हैं, एन बी लगाते हैं ना। एन ए लिख लो यहाँ पे, एन बी। जहां करके क्या लिखोगे, एन ए क्या है, एन ए आपका विलेय के मूलों की संख्या, एन बी आपका विलायक के मूलों की संख्या। आप जान सकते हो कि ये तनु विलयन के लिए, फॉर तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए कंडीशन क्या होती है, एन ए प्लस एन बी इक्वल एन बी, ठीक है। तो एन ए इक्वल टू एन बी, इसमें रख दीजिए वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन एन ए की जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। और बटे में एन बी हो जाएगा, तो एन बी बटे में हो जाएगा, एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी की डब्ल्यू बी प्लस एम डब्ल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया। इसकी आप उसको फॉर्मूला बना लीजिए आप, बस आपका ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया आपका। डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी। तो ये देखिए दोस्तों आपका पूरा हो गया है। यही आपको व्यंजक है आपका, ये आपका व्यंजक है, ये इतना सा, ठीक है। ये आपका व्यंजक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जहां करके लिख लीजिएगा। डब्ल्यू आपका क्या है, विलेय का भार है, और एम बी क्या है, विलायक का अणु भार है। बी मतलब विलायक ना, और एम ए क्या है, विलेय का अणु भार, और डब्ल्यू बी विलायक का भार, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न होने वाला है। ये प्रश्न भी आपका 4 नंबर में आ सकता है। देखिए क्या लिखा है मैंने, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कारण से स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व ऐसा क्यों करते हैं। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या होती है, आपको होमवर्क है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लिखना आपको होमवर्क है, ठीक है। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। हम इसके अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कारण से स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो पहला अनुचुंबकीय के लिए क्या लिख देंगे, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
होते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आपको बड़े बड़े में करना है तो क्या लिखोगे, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आप बड़े में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अगला देखिए, रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं तो लिख देंगे, ये भी इसका भी आंसर ये लिख देंगे, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रश्न का भी यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण दूसरा वाला और तीसरा वाला उत्प्रेरक गुण का भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला का उत्प्रेरक गुण का भी यही आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं, उत्प्रेरक गुण के लिए। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। अब देखेंगे तीसरा डेफिनेशन। तीसरे में आप क्या लिखोगे, तीसरे में आप लिख दोगे, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनमें इनके n-1, देखो आप जानते हो संक्रमण तत्व का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n-d 1 to 10 ns 0 to 2 ये होता है। तो देखिए इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है। इलेक्ट्रॉन इससे चाहे इसमें चला जाए, इससे चाहे इसमें चला जाए, क्योंकि इनके बीच में आपका ऊर्जा का गैप, ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि n-1d 9 लिख लो। ठीक है, क्योंकि उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं ना, पूरे नहीं भरे होते, 1 to 9। ठीक है, वह ns 0 to 2 के बीच ऊर्जा का अंतराल, ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं तो उसका आंसर है क्योंकि इसके n-1d और ns के बीच ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया संक्रमण तत्व वाला क्वेश्चन। अब इसे नोट कर लीजिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अब देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम लिखिए। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिए मैंने आपको जो प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आ रखा है वो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या आया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए, और उस पर देखिए न्यूमेरिकल भी दिया, वो आपको करना रहेगा खुद से। मैं अभी इसका फॉर्मूला बता दूंगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो देखो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम होता क्या है, प्रथम नियम वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो करा दे रहा हूँ। लिखिए, देखिए क्या लिखा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या लिखा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो इसका देखिए, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा मान लीजिए W है, पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, Z आएगा, Z Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो W बराबर ZIT, ये आपका फॉर्मूला होता है। और Z की जगह एक होता है Z E अपॉन 96,500, इसकी Z की वैल्यू होती है। E क्या होता है आपका तुल्यांकी भार। ठीक है, ये आपका होता है तुल्यांकी भार, जो आप निकालते हो आप W/N करके, N फैक्टर करके। ठीक है, तो ये आपका E आपका होता है तुल्यांकी भार। ठीक है, और Z की वैल्यू ये होती है, I आप जानते हो प्रवाहित धारा, T आप जानते हो समय। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में आप W बराबर ZIT फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, CuSO4 दिया है, Cu के लिए, CuSO4 के लिए बताओ, CuSO4 के लिए देखिए यहाँ पे कॉपर पे 2+ आवेश है और SO4 पे 2-। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, E की वैल्यू आएगी, कॉपर का कितना होता है 63। ठीक है, 63.5 उसका अणुभार होता है ना, सॉरी अणुभार लिख लीजिए यहाँ पे, M/N फैक्टर। कॉपर कितना होगा 63.5 और इसका N फैक्टर कितना होगा, आवेश इस पे 2 है ना, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी। इसमें रख दीजिए W बराबर Z की वैल्यू ये रखी, Z की वैल्यू आपकी ये रही, इसमें वैल्यू रख दीजिए। I की वैल्यू आपको दे है और T की वैल्यू आपको दी है। T यहाँ पे आप देखिए सेकंड में कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब फैराडे का द्वितीय नियम देखेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, स्क्रीन पे देखिए सो रहा होगा आपको। जब विभिन्न विद्युत अपघट में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो
इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब कि W आपका तुल्यांकी भार, मतलब यहाँ पे E के आपका समानुपाती होगा, ये आपसे कहा है। देखिए उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती, उनके तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यही लिख रखा है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। W1 इक्वल टू E1, इसका फॉर्मूला बना रहे हैं हम, और W2 इक्वल टू समानुपाती इक्वल टू E2। ठीक है, ये आपका चाहो तो लिख दो। W1 क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, W2 भी आपका दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, E आपका क्या है, तुल्यांकी भार या तुल्यांकों की संख्या, ये कह दो। देखिए जहां करके आप जरूर लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप जहां करके जरूर लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिक्रिया कोटि और आणविकता से आप क्या समझते हैं? देखिए एसटीएस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इसमें अंतर भी लिखिए। ठीक है, तो हमको अंतर भी लिखना है, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में हम क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन लिखनी है, और अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर भी लिखना है, ये भी आपको समझाना है। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपने लिख दिया दर नियम। ठीक है, तो दर नियम, तो देखिए ये अभिक्रिया कोटि होगी, कोटि इसका निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, कोटि आएगी n प्लस m के इक्वल। तो क्या लिख देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। ये एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में उपस्थित अभिकारक पद के सांद्रता के घातों का योग, अभिकारक पद के सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो अभिक्रिया कोटि की परिभाषा। अब आणविकता क्या समझते हैं? आणविकता देखिए क्या होते हैं, आणविकता जो आपके यहाँ पे लिखे होते हैं अणु, जो आपके पहले लिखे होते हैं अणु, जो रासायनिक विक्रिया को उसमें अभिकारक में, तो क्या वही आपके n प्लस m इक्वल आणविकता होती है। ठीक है, आणविकता डेफिनेशन क्या लिखे, किसी रासायनिक विक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को, अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को आप क्या कहोगे, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया का आणविकता कोटि निकालना आ जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आणविकता कोटि निकाल लूंगा है तो उनकी घातों का योग कर देना। आणविकता है जैसे मान के चलिए 2CO2 आ गया प्लस कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया 2A मान लिया। ठीक है, तो इनकी आणविकता निकालो 2A5, तो न्यूनतम अणु कौन से, ये आगे वाले लिए जाएंगे। ठीक है, आगे वाले, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे आणविकता। ठीक है, इस तरह से आप आणविकता निकाल सकते हैं। कोटि और आणविकता में अंतर क्या लग सकते हो, ये कोटि शून्य हो सकती है, क्यों भैया, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, शून्य हो जाती है। आणविकता आपकी शून्य नहीं हो सकती कभी भी, ये अणु क्या शून्य हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो डेफिनेशन पहले लिख दिया पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे, शून्य, ये कोटि अभिक्रिया कोटि धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो जाती है, लेकिन अभिक्रिया का आणविकता केवल धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। देखिए धनात्मक जो होगी, ये धनात्मक भी तो होंगे, धनात्मक तो होंगे नहीं, तो ये लिख दिया। ये कि ये प्रायोगिक मान है, ये वास्तविक मान है, ये प्रयोगों से निकलता है। पहले आपको दर नियम, आपको प्रयोग से पता चलेगा दर नियम क्या है इसका। ठीक है, और ये आपको देख के बता सकते हो, ये देखिए इसकी n प्लस m हो जाएगी आणविकता। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा, अभिक्रिया कोटि आपका ताप दाब से प्रभावित होती है, आणविकता ताप दाब से प्रभावित नहीं होती। 5वां पॉइंट, इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंथेरोइड और संकुचन से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न हर साल आया हुआ, ये आपके लिए होमवर्क में देना चाहूंगा कि आपको ये प्रश्न तैयार है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों देखिए, ये आप 5 सवाल नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा ऐसे बोर्ड एग्जाम में आए हुए रखे हुए हैं जी, कैसे प्रश्न ये आए हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रखा है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।